अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पनामा लीक्स पर अपोजिशन जमातें मुतहर्रिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से सलाह मशवरे, रायविंड मार्च में शिरकत की दावत। अगले 2 रोज में वजीर आजम नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लंदन रवाना होंगे। क्या नवाज जरदारी मुलाकात होगी या नया लंदन प्लान बनने जा रहा है? इम्तिहान में ताखीर से पहुंचना तालिब इल्म की जान ले गया। कराची की निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अब्दुल बासित ने कमरे इम्तिहान में बैठने की इजाजत न मिलने पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अहले खाना ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब्दुल बासित को जलाया गया। पहले कोयटा और अब कराची में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी किस रुझान की निशानदेही है? और अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन उमरी के नाम से नए हमलों और कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। अमरीकी अफवाज हदफ होंगी, जबकि दूसरी जानिब तालिबान अकाबरीन हुकूमत से तालिबान मुखालिफत तर्क करने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। अफगान अमन मुज़ाकरात का क्या होगा? नाज़रीन, गुज़श्ता माह पाकिस्तान के साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब तबीयत की नासाजी की बुनियाद पर मुल्क से बाहर रवाना हो गए और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नासाजी तबाह की वजह से अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इससे कम से कम एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि हमारे मुल्क में सेहत या इलाज की सहूलियात हरगिज़ मुनासिब नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज़ एहसन साहब को बहरहाल ये गुमान है कि वज़ीर आज़म की तबीयत अगर नासाज हुई है अचानक तो ये उनकी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर की वजह से हुई है। उन्होंने इस इम्कान का भी इज़हार किया है कि वज़ीर आज़म आसिफ अली ज़रदारी साहब के घुटनों को हाथ लगाने लंदन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। गो के वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान ने इस इम्कान की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी किसी मुलाकात के लिए फ़िलहाल कम अज़ कम कोई प्लान अपनी जगह पे नहीं है। लेकिन एक और अहम मुलाकात आज पाकिस्तान में ज़रूर हुई है और वो है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और सेनेट में अपोजिशन लीडर एतजाज़ एहसन साहब और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बुनियादी तौर पर इन तमाम सियासी अकाबरीन को तहरीक इंसाफ के मुमकिना रायविंड मार्च में शिरकत की दावत दी है और जवाबन खुर्शीद शाह साहब ने तो कम अज़ कम ये कहा है कि वज़ीर आज़म बेहतर है कि फ़ॉरेंसिक ऑडिट करवा लें पनामा पेपर्स का। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर ने इस मामले को इंतहाई पेचीदा और तशवीशनाक करार देते हुए 23 और 24 अप्रैल को मुल्क के कुछ हिस्सों में पहले पेशावर और फिर पंजाब में एहतजाज का इंदिया दिया है और तहरीक इंसाफ को उन्होंने इसकी दावत एक्सटेंड की है। बुनियादी सवाल हमारे सामने नाज़रीन ये है कि इस बार क्या तहरीक इंसाफ ही हुकूमत मुखालिफ इस कैफियत को लीड करेगी? क्या अपोजिशन एक सफ़े पर आएगी या खुसूसन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो इस मरतबा भी अपनी इनफरादी हैसियत, अपनी यूनिक आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहेगी और तहरीक इंसाफ की बी टीम हरगिज़ नहीं बनेगी? वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली हैं सीनियर रहनुमा शाज़िया साहिबा स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करिए। शाज़िया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मुलाकात हुई, आज दावत दे दी गई है पीपल्स पार्टी को रायविंड मार्च में शिरकत के लिए। वज़न डालेगी पीपल्स पार्टी पीटीआई के पलड़े में या सोलो फ्लाइट को तरजीह देगी? शुक्रिया जवाद साहब। असल में आज जो मीटिंग हुई है वो अपोजिशन 2 अहम जमातें जो हैं उनके लीडर्स के दरमियान हुई हैं। गो के और भी इसमें जमातें जो अपोजिशन का हिस्सा हैं वो इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जो एक ग्लोबल इशू है, जो एक आलमी इशू है पनामा लीक्स का, जिसने कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और इसमें पाकिस्तान भी काफ़ी टॉप नंबर्स में आ रहा है। चूँकि 200 लोग बशमूल ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म की इमीडिएट फैमिली, जिसमें उनके 3 बच्चों के नाम आ रहे हैं, ऑफशोर कंपनीज़ के नाम आ रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए, आवाम के लिए बहुत कंसर्निंग है। चूँकि ये एक हुकूमत है जो आपको टैक्स पे करने के लिए कहती है, ये हुकूमत है जो आपको पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने को कहती है, यहाँ तक कि बाहर के जो बाशिंदे हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनको कहती है कि आके हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, यहाँ बड़े लूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो लूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ इनको अपने ख़ानदान के लिए क्यों नज़र नहीं आई, इनको अपने बच्चों के केस में क्यों नज़र नहीं आई? बहुत सारे सवालात उठते हैं जो उसूली सवालात हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि जी आप चोर हैं, आपने चोरी की है, टैक्स चोरी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की, हम नहीं कहते। लेकिन
इस तरह की जो लीक्स हैं उसमें ये अंदिया मिल रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि वज़ीर आज़म साहब खुद 2 कदम आगे बढ़कर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, अपनी फैमिली को एहतसाब के लिए उन्होंने कहा। मैं समझती हूँ कौम के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है। जो कमीशंस का हाल माजी में रहा है और एतजाज़ एहसन साहब ने दुरुस्त फरमाया कि उनकी तकरीर के बाद ही उनकी तबीयत का हाल भी सामने आया है, वज़ीर आज़म की तबीयत कल से जो चैनल्स पे चल रहा है, गो कि मैं कनेक्ट नहीं करना चाहती, एतजाज़ साहब सीनियर हैं, वो उनको एक लिबर्टी है, वो कह देते हैं, लेकिन देखा जाए तो बात तो यही है, क्योंकि उन्होंने 15 मिनट असेंबली में बोला और बड़ा मतलब एक मैं कहती हूँ कि बड़ी हुज्जत उन्हें करनी पड़ी वो फ्लोर लेने के लिए पैनामा लीक्स पर। 15 मिनट बोलने के बाद जब चेयर 20 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न करती है और असेंबल करती है, दोबारा रिज्यूम करती है उस सिटिंग को 2 घंटे बाद, तो फिर आप मुझे बताएं कि हुकूमत वाकई परेशान है, हुकूमती बेंचेस के पास वाकई कोई जवाब नहीं है। ये तो बहुत आसान है ना कि रोज आप पीआईडी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, सहाफियों को बड़ा कंट्रोल्ड माहौल होता है, वो उस तरह के सवाल करते भी हैं तो आप इग्नोर कर देते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कौम के पैसे के साथ ये भी मजाक है। ठीक नहीं है तो आप पीटीआई के पलड़े में वजन डालिए और मार्च की तैयारी देखिए, ये हमने डे 1 से हमने यही बात की है, पीटीआई यही बात कर रही है कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी एतजाज़ एहसन साहब जो कि एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और पीपल्स पार्टी के एक बड़े देरीना कारकुन हैं, उन्होंने ये बात कही कि फोरेंसिक ऑडिट हो और उसकी वजूहात हैं। कतई नज़र इसके देखिए, शक व शुबात पैदा जब होते हैं जब आप अपना ही एहतसाब अपने ही घर में बैठकर करें। एहतसाब के भी कुछ कवायद हैं, अगर आप उसमें सवाल नहीं उठवाना चाहते, अगर आप मजबूर नहीं करना चाहते लोगों को कि वो आपसे सवाल करें, तो बेहतर तरीका ये है कि जितनी हो सके शफाफियत बरती जाए और इसके लिए इंटरनेशनल कंपनीज को एंगेज किया जाए। इंटरनेशनल कंपनीज जो सामने आएंगी उनके पास एक्सपर्टी होगी, उनके पास एक्सपीरियंस होगा। हमें बुनियादी तौर पर ये देखना है, देखिए ऑफशोर कंपनीज पर भी हम नहीं बात कर रहे, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रेल पर कर रहे हैं कि सोर्स क्या है। आपकी जो तवारीख सामने आई हैं और इसमें ख़ास तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पर खुद गए हैं कुछ अरसा कबल और जाके उन्होंने डेट्स अनाउंस की हैं, वो डेट्स जो हैं उसमें तजाद आ गया है। और फिर उनकी बेटी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जो दीगर चैनल्स ने भी चलाया 2011 में। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मेरे नाम पर कुछ नहीं है, मैं बेनिफिट नहीं करती किसी चीज शुरू हो जाएं, उस पे वो फॉरेंसिक भी हो सकती हैं। कल चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि जी हम तो हाजिर हैं एहतसाब के लिए, हम कमीशन की बात करते हैं, ऑपोजिशन पीछे हट जाती है, कभी तहकीकाती कमीशन है, कभी अदालती। फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब हाउस में बैठकर कर देते हैं। देखिए, अब हम नहीं चाहते कि अवाम का पैसा इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे मजीद ज़ाया किया जाए। और ये जो पर्सनालिटी क्लैशेस नज़र आ रहे हैं कि जी आपने किसी को छेड़ने के लिए कोई बात कर दी, अब दिस इज़ इनफ। अब मैं समझती हूँ कि हुकूमत को अपने आप को बरी करने के लिए एक बेहतर राह इख्तियार करनी होगी। फिर बॉल हुकूमत की कोर्ट में डाल रहे हैं। हुकूमत तो नेचुरली चाहेगी कि जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है किसी भी कमीशन के बड़े महदूद रहें, ऑपोजिशन को एक पेज पर आना पड़ेगा ना। ज़हीन ऑब्जर्वेशन निकाला है, हुकूमत तो चाहेगी बिकॉज इसमें मुलविस वजीर आजम है, लेकिन वो भी तो ममालिक हैं जहां पर उन्होंने अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझी है, खुद को पेश किया है, इस्तीफे भी आए हैं, कुछ माफिया भी आई हैं, एक्सेप्टेंस आई है। यहाँ तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रही। यहाँ तो 2-3 लोगों को तैयार कर दिया जाता है, थपकी देकर भेज दिया जाता है, उनको ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि बेटा जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा पाओगे। तो ये तरीका मैं समझती हूँ बड़ा अहमकाना है और ये इनकी सियासी जो एक नाबालिग सोच है उसका मुजाहरा ये कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई डिफाइनिंग मोमेंट है तो वो आज है, इदारों के लिए और हुकूमत के लिए। एक क्विक ब्रेक ले लूं, लेकिन अवाम ये चाहेगी कि इस वक्त हुकूमत की अखलाकी परवरिश का बीड़ा ना उठाए पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन। हम किसी की अखलाकी परवरिश का बीड़ा नहीं उठा रहे, हम बल्कि जो जिल्लत आलमी सतह पर पाकिस्तान की इन लीक्स के बाद खुसूसन वजीर आजम के ऑफिस की हो रही है, हम उससे खुद को बरी करना चाहते हैं। अब हमें देखना तो ये है कि ऑपोजिशन जमात नाजरीन अब इस मकसद के हुसूल के लिए कितना इफेक्टिवली अपनी पोजीशन को, अपने असर और रसूख को, अपनी प्रेजेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लंदन में कौन किससे मिलने वाला है और इससे क्या नतीजा निकल सकता है, पूछते हैं शाजी हमारी साहिबा से इस ब्रेक के।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी साहिबा से। शाज़िया साहिबा, ये लंदन में क्या होने जा रहा है? जरदारी साहब के लिए कहीं एक इम्कान है कि मिलने वज़ीर आज़म से, या इस मरतबा जरदारी साहब अगर किसी से मिलना चाहेंगे तो वो सिर्फ इमरान खान साहब हैं? देखिए, एक तो ये लंदन का प्लान अचानक बना। कल हमें आपके तवस्सुत से जो मुख्तलिफ चैनल्स बता रहे थे उससे पता चला कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इससे पहले तो कोई अंदिया भी नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब है, और उन्होंने कुछ अहम अपने प्लान्स भी कैंसिल किए। थरपारकर में जो एनर्जी का प्रोजेक्ट है उसकी भी वहाँ पर फाइनेंशियल क्लोज के बाद एक इवेंट रखा गया था, वो भी 11th आवर पे उसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें समझ आ रही हैं कि वजीर आजम साहब परेशानी के, एतजाज साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनका एक तजुर्बा है, वो जानते हैं और जिस पेशे से वाकिफ है उनको खासी मालूमात है। उन्होंने शेयर भी किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कुछ टाइम ले लिया उन्होंने। हमारे कुछ रवायत भी है, जरदारी साहब भी गए थे मेमो के दिनों में, तबीयत नासाजी वो रवाना मेमो के लिए तो जी वो तो जिनके शौक थे काला कोट पहनकर अदालतों में जाने के, मैं तो कहती हूँ आज ये इखलाकी जवाब बनता है कि आप पहने काला कोट, आप खुद चले जाए अदालत, आप खुद कहे जी हम पेश होते। ऐसा हो नहीं रहा ना। देखिए, बात यह है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एक अंग्रेजी में कहावत है। मेमो गेट के ऊपर तो आप जानते हैं आज किधर है मेमो गेट, आज क्यों नहीं परसू किया जा रहा, आज क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का एहतराम दिखाया जा रहा, जब IJI के हवाले से बड़ा क्लियर जजमेंट जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ चुका था। तो ये मैं अखलाकियात का तो हम इम्तिहान नहीं ले सकती इनका, ये खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। लेकिन एतजाज साहब ने इंटरेस्टिंग बात, वो घुटने पे हाथ लगाने की, तो सैफुर रहमान एक शख्स है जिसने जरदारी साहब के घुटने पे हाथ लगाकर माफी मांग ली। जो गलतियां, जो मैं गुनाह का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन ऐसी जो गलतियां उन्होंने की और जो केसेस बनाए और जो टेप सामने आई, उसके बाद सैफुर रहमान की माफी भी ऑन रिकॉर्ड है। अब ये लंदन जा रहे हैं, मैं तो दुआगो हूं कि इनकी तबीयत ठीक हो। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वज़ीर आज़म भी ऐसा करेंगे, या आप इसका मौका ही नहीं आने देंगे? अपनी बात कर सकती हूँ, उनकी बात नहीं कर सकती। उनका जो भी उनकी सोच हो वहां जा रहे, क्योंकि देखें ये तो जरदारी साहब नहीं इतना मैं समझती हूँ कि मामलात को संभाल के चलाया कि आज ये तीसरी मरतबा वजीर आज़म है, वरना तो ये कदगन लग चुकी थी। हम तो शहीद मोहतरमा को खो चुके थे, तो हमारे लिए तो जो वजीर आज़म का एक उम्मीदवार, एक बड़ा फेवरेट उम्मीदवार था, वो तो हमारे दरमियान नहीं था। तो ये तो दुआएं दे जरदारी साहब को, लेकिन अब ये अगर किसी किस्म की दुआ लेने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ने बहुत क्लियरली ये बात कर दी है कि देखिए ये मामलात संगीन नौयत के हैं, हम दीगर अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हैं, अलबत्ता हम जमहूरियत का दिफा भी करेंगे, लेकिन इससे ये अंदिया ना लिया जाए या ये इंप्रेशन ना लिया जाए कि किसी किस्म से नवाज शरीफ की या उनकी जमात की, नवाज लीग की कोई मदद पीपल्स पार्टी की तरफ से इमरान खान साहब से जरदारी साहब की मुलाकात अगर हो तो ये जमहूरियत के लिए कोई खतरा तो नहीं है? होगा खतरा, वो अपनी जमात के लीडर हैं, जरदारी साहब अपनी जमात के कोच हैं, मुलाकात हो सकती है, अगर होती है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। एक और आज बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आई। उन्होंने कहा जी ये क्यों तवक्को की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले का सुमोटो नोटिस ले ले, अगर तहकीकात करवानी है किसी मामले की तो ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, आप कैसे डिकोड इसको करेंगे? देखिए, आइडियली तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, चीफ जस्टिस की दीगर बयानात भी आए हैं और मैं समझती हूँ कि उनके बयानात जो हैं वो माशरे की बदहाली और बेहाली के पेश नज़र जो उन्होंने देखा, उनकी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी फेयर होती हैं। लेकिन ये जो बयान है यकीनन वो आइडियल सिचुएशन देख रहे हैं। ये आइडियल सिचुएशन कैसे है? ये तो सिचुएशन ही बड़ी पेचीदा है, जहाँ पर एक वज़ीर आज़म जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस संभाल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी उनके पास है, वो खुद इसमें मुलव्वस है, और ना होते तो वो कौम से खिताब क्यों करते? जवाद साहब, क्या जरूरत पड़ी थी कौम से खिताब करने की और हलाल हराम पैसा वजाहत करने की? तो मैं सिर्फ एक चीज कोट करूंगी विद ऑब्वियसली इसी चीज को बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखें, हिंदुस्तान में भी इस तरह का एक मामला सामने आया था जब हुकूमत की मैं कहूँ कि इनकॉम्पिटेंस, नाअहली या उनकी तरफ से वो जो इनएक्शन था वो नजर आया था, और उस वक्त जो था इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया था जुलाई 4, 2011 इन द केस ऑफ राम जेठ मलानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड एज 2011 PTR 1933 सुप्रीम कोर्ट इंडिया। अब इसमें इन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप की थी टू सुपरवाइज द गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टिगेशंस ऑन टू ब्लैक मनी ऑफ इंडियंस लाइंग अब्रॉड। अगर तो सुप्रीम कोर्ट
इसे यकीनी तौर पर समझना चाहिए इतना पेचीदा, बिकॉज सुओ मोटो के ज़माने तो अब नहीं है। सुओ मोटो तो हुआ करता था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हर चीज़ के ऊपर, लेकिन ये सुओ मोटो ना पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक बात हो रही है, ना PTI स्पेसिफिक हो रही है, ना वो अपने इख्तलाफात इनसे जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये ग्लोबल इशू है। कीपिंग इन माइंड कि आज पाकिस्तान की रेप्यूटेशन जो कि एक ज़माने में टेररिज्म के हवाले से ख़राब हो रही थी, और अल्लाह का शुक्र है अब हमने जो एक कार्रवाई शुरू की है, जो एक रिजॉल्व दिखाया है जिसमें सिविलियंस और आर्मी एक ही पेज पर नज़र आ रहे हैं, गो के इसमें भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान उस तरह काम नहीं कर रहा है जो हम चाहते थे कि करे, लेकिन बेहतर हो रही है हमारी परसेप्शन। अब हमारी परसेप्शन क्यों ख़राब होगी, और हो गई है कि आपका वज़ीर आज़म जो कि दुनिया से जाके बात करता है कि जी इन्वेस्ट करो, IMF से लोन लेकर आपकी इकोनॉमी चला रहा है, और वो खुद टैक्स चोरी में मुलव्विस है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुलव्विस है। मैं बिल्कुल मुतालबा करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक एक्सेप्शनल सिचुएशन समझे, आइडियल सिचुएशन ना समझे। दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। इधर पाकिस्तान की रेप्यूटेशन एट स्टेक है उन लीक्स के अंदर जिसमें और दीगर ममालिक भी शामिल हैं, और वो अपने अपने तरीके से इसको फेस कर रहे हैं। PTV वो चैनल है जो आपकी तकारीर ब्लैकआउट कर देता है, अनफॉर्चुनेटली। हैट्स ऑफ टू द प्राइवेट चैनल्स जो फ्रीडम को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए लोगों को आगाह कर रहे हैं। मजीद परेशानी और पेचीदगी ना पैदा की जाए इस मुआशरे के अंदर, वरना आप ये अंदिया दे रहे हैं लोगों को कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो हम आपको सीरियस लेंगे, जिस तरह इमरान खान को धरने के बाद सीरियस लेने की इन्होंने थोड़ी बहुत आप कोशिश दिखा रहे हैं, लेकिन वो भी धरनों के बाद है, उससे पहले शायद उनको तो फिर क्या वो सही बात थी। हम तो कहते थे कि जी इस तरह पार्लियामेंट के सामने ना बैठे, इस तरह रेड जोन पर आप हावी ना हो, लेकिन फिर वो कुछ लोग कुछ अरसा कबल रेड जोन पर हावी हो गए, उस वक्त भी आपने हथियार डाल दिए और इमरान खान के वक्त भी हथियार डाल दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मैसेज ना दिया जाए अवाम को कि अवाम अपने पैसे का हिसाब रोड रस्ते ब्लॉक कर ले। इससे पहले हुकूमत को होश के नाखून ले लेने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कोई फेयर ओपिनियन देना चाहिए। करता हूं शाज़िया मरी साहिबा बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो नोटिस का तकाजा कर रही थी, लेकिन अपोजिशन को ये जरूर देखना है कि तहरीक इंसाफ जहां अपने राइवेंड मार्च की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है, और जमात इस्लामी एहतजाज की बात कर रही है। सो चौधरी निसार साहब शायद गुज़श्ता रोज़ इसी का हवाला दे रहे थे कि पहले सोच लें करवाना क्या हुकूमत से, फिर हुकूमत इसके लिए हाजिर है। बहरहाल एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। और कराची में आज एक नौजवान तालिब इल्म ने, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। क्या मुहर्रिकात थे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमें कराची से एक और अफसोसनाक खबर मिली, और ये खबर है एक निजी यूनिवर्सिटी के जमा साल तालिब इल्म अब्दुल बासित, जिसकी बाज़ इत्तलात के मुताबिक उम्र 27 साल है, बाज़ के मुताबिक 28 साल है, उसकी खुदकुशी की। और जो इस वाक़े का पस मंज़र बताया गया वो ये है कि यूनिवर्सिटी में अब्दुल बासित को अपने इम्तहान में बैठना था, मगर वो इम्तहान में ट्रैफिक की वजह से या गाड़ी ख़राब होने की वजह से ताख़ीर से पहुँचा, और नतीजतन उसको इजाज़त ना दी गई इम्तहान में बैठने की। और उसके बाद अब्दुल बासित ने ख़ुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वो अस्पताल में ज़ेर इलाज था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। अब्दुल बासित के अहल खाना गो के इसको खुदकुशी मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अहम बात यह है कि बहरहाल एक एक्सट्रीम एक्ट हुआ है, और उसके नतीजे में एक नौजवान, एक तालिब इल्म की जान गई है। और ये माजी करीब में इस नौयत का पहला वाक़या नहीं है। हमने पिछले माह ही कोयटा में इसी नौयत का इन्हीं हालात में एक वाक़या देखा, जब एक 17 साला लड़की साकिबा काकड़ ने खुदकुशी कर ली, और उसकी वजूहात भी कुछ ऐसी ही थी कि उसकी प्रिंसिपल ने उसको इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी थी। सो बुनियादी तौर पर अगर हमारे तालिब इल्म नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, अवामिल हैं क्या, और इनके अवामिल जो भी हैं उसकी ज़िम्मेदारी क्या इनफरादी तौर पर इन तालिब इल्मों या उनके अहल खाना पर आयद होती है, या कोई इज्तमाई ज़िम्मेदारी भी है इसमें मुआशरे की, खुसूसन इस यूनिवर्सिटी की, इस स्कूल की। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मुझे स्टूडियो कर रही हैं हबीबा सलमान साहिबा। आप पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स, बच्चों के हुकूक के हवाले से सरगर्म कारकुन हैं, काम करती हैं। हबीबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल बासित 27 साल, इन्होंने कराची में इसने खुदकुशी की, और मैंने साकिबा काकड़ का हवाला दिया जिन्होंने फरवरी में खुदकुशी की। ये वाक़यात, आप इसको एक रुझान कहना चाहेंगी, आप इसको इंडिविजुअल एक्ट, आइसोलेटेड इवेंट के तौर पर देखेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, और ये कोई अब्रप्ट एक्ट नहीं है कि अचानक से जहन में आ गया और उन्होंने कुछ कर ली।
یہ ایک کمپلیٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے میں جو رجحان پایا جاتا ہے, اسی طرح سے ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر آپ اس اساتذہ کو دیکھیں تو وہ بھی انہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے پڑھ چکے ہیں, اور وہ کیا پڑھایا انہوں نے. ہم رو رہے ہیں اپنے کریکولم کو. کریکولم میں کیا پڑھاتے ہیں؟ چے چاقو, بے بندوق, لام لڑائی. یہاں سے ہماری اسٹڈی شروع ہو جاتی. اب آپ ڈائر کانسیکوینسز ایکسپیکٹ تو کریں گے کہ آپ اگر کسی کو تھریٹن کرتے ہیں, کسی کو دھمکی دیتے ہو, اسٹوڈنٹس کو بھی, ٹیچرز اگر دھمکی دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اسکول سے باہر نکال دوں گا, تمہاری خیر منائیں گے. سو ڈائر کانسیکوینسز بچے کو اس قدر لاسٹ مومنٹ پہ زچ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس طرح کے جو ہے نا اسکیپ کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ایجوکیٹڈ جو آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے بچوں کی ڈسپلننگ کے لیے, مینٹورنگ کے لیے, کہ اگر کوئی بچہ آپ کی بات نہیں مانتا, کوئی ڈسپلن کے خلاف کچھ ہوتا ہے, تو پازیٹیو پنشمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمارے اساتذہ شاید لا علم ہے. کوئی مثال اس پازیٹیو پنشمنٹ کی؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں استاد بننے کے لیے ایم ایڈ کی ڈگری کی ضرورت ہے, بی ایڈ کی ڈگری, اپارٹ فرام یور ادر ڈگری. ایم ایڈ اور بی ایڈ کی کتاب میں پڑھایا کیا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو پنشمنٹ کیا ہوتی ہے, پازیٹیو ڈسپلننگ کیا ہوتی ہے, ان کی کانسیکوینسز کیا ہیں, اچھی لرننگ کس طرح بڑھا سکتے ہیں. پازیٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ آج ہوم ورک کر کے نہیں آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کو کلاس میں بٹھاتے ہیں اور پھر لیٹ سے ریسس میں جو تفریح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کہتے ہیں آپ اپنا ہوم ورک اس ٹائم میں کمپلیٹ کریں. اب وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ پازیٹیو. اگر پازیٹیو پنشمنٹ نہیں ہے اور سزا کا خوف ہے, اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ بچوں میں کوئی غصہ پیدا ہو رہا ہے جو اس طرح کے واقعات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے, فرسٹریشن ہے, کوئی خوف ہے, یہ ہے, اس کیفیت کو کیا نام دیں؟ دیکھیں جی, جو نئی ریسرچ بتاتی ہے 1970 کے بعد جو جنریشن ہے نا, وہ اس میں زیادہ لائکلیہڈ ہے ڈپریشن, ٹینشن اور انزائٹی کی, کیونکہ آپ کی جو ہے نا کمپٹیشن بڑھ گئی ہے. آپ پروگریسو, ایک تو پروگریس کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ایک تو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے بچوں کا, دوسری طرف آپ کتنا فی پے کرتے ہیں پیرنٹس. تو ایک سیمسٹر لیپس ہو جائیں کتنی بڑی بات ہوتی ہیں, وہ بھی ایک اڈلٹ کے لیے. ہم لیٹ سے 18 سال سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے. سو اب یہ ایجیٹیشن, اب یہ جو کرنٹ اسٹوڈنٹ کی بات اگر کریں, رستے میں گاڑی خراب ہو گئی, اب وہ کمرہ امتحان میں اس کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اور سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ لگا دو گے تو آپ یہاں بیٹھ سکتے ہو. تو دین یو آر گیونگ اے ہاٹ کیک فار سم ون ہو از آلریڈی بین. اور کراچی کی گرمی, سارے جو ہے نا یہ فیکٹرز ہیں جس نے اس کو ایجیٹیٹ کیا, جو کہ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ اس کا چل رہا ہو. ایک سوال ہے نا, اسی سسٹم میں بہت سے بچے تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں. سو کاؤنٹر میکینزم کیا ہوگا؟ اگر ایک رول ہے یونیورسٹی یا اسکول کا کہ اس ٹائم کے بعد آپ آئیں گے تو آپ کو پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا, سو بچے کے اندر شاید وہ ایک پریشر لینے کی ہم نے ٹینڈنسی کو بھی تو پیدا کرنا ہے. سو کاؤنٹر میکینزم کیا ہے کہ بچے اس انکار کے نتیجے میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لیں؟ وہ کاؤنٹر میکینزم کیا اپنا؟ کاؤنٹر میکینزم دیکھیں, آپ جو ہیں پہلے سے تعین کریں کہ آپ اگر آتے ہیں دیر سے تو آپ کو کمرہ امتحان میں نہیں بٹھایا جائے گا. بہت سارے واقعات میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بٹھایا جاتا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے کیونکہ آپ کو فکس ٹائم میں پیپر آپ کا اٹھایا جاتا ہے, جو کہ پھر بھی پازیٹیو کسی طرح پازیٹیو پنشمنٹ کی ضرورت آ سکتی ہے. مگر یہ کہ آپ اپنا ایگریشن, وہ پریویس آپ کی اس کے ساتھ کوئی غصہ تھا, یا پھر کرنٹلی آپ کمرہ امتحان میں اتنا پریشر بلڈ کر چکے ہو کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کسی بھی ڈائر کانسیکوینسز یا کسی بھی کچھ بھی آئیڈیا دے رہے ہو ایک ایسے سچویشن میں, جبکہ وہ دونوں طرف اپروچ کانفلکٹ میں ہے. وہ ایک طرف سے تو کانفلکٹ سے نکل کے آ رہا ہے, آپ ایک اور اس کو پیش کر رہے ہو, پھر وہ ایک اور چیز مس کرنے جا رہا ہے, سامنے کریئر ہے. تو ڈیفینیٹلی دس ول کنٹریبیوٹ ٹو اٹ. اور اس میں ایسے میں جو ہے آف کورس اٹس اے ٹوٹل کیریکٹر بلڈنگ کی بات ہوتی ہے. والدین کی بھی ذمہ داری بالکل ٹوٹل کیریکٹر. جب آپ اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک آپ سمجھے کہ یہ معاشرے کا ڈسپلنڈ
جو ہے نا ایک انڈیویجول ہے جس کو پیرنٹس نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹیچرز نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے کریکولم میں بھی ہونا چاہیے. آپ ایک پراپر ایک ہیومن بینگ کو کی اپبرنگنگ کر رہے ہیں نا. اب اس میں سے یہ ہے کہ اگر آپ اتنا ایجیٹیٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کو, تو پھر وہ جب اب آفیسرز کا دیکھیں, پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں بھی آئے دن ان کے عجیب و غریب کیا کہتے ہیں رویے سامنے آ رہے ہیں, کسی کو مارا, کسی کو, اس ٹیچر کا ہی اگزامپل لے لیں, تو یہ اسی سسٹم سے آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو زچ کیا گیا ہے, اور وہ سسٹم کے اوپر ہمیں دوبارہ سے غور کرنا ہوگا. حبیبہ سلمان صاحبہ بہت شکریہ. بنیادی طور پر حبیبہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ طالب علموں, نوجوان طالب علموں میں خودکشی کی ٹینڈنسی موجود ہونا, اس کی ذمہ داری اب ہمیں کلی طور پر لینی ہوگی, چاہے وہ ہماری یونیورسٹی انتظامیہ ہو, ہمارا نصاب ہو, یا وہ والدین جو یقیناً گھر سے بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں. بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ کوئی واقعہ ان کی خصوصاً اس تعلیمی زندگی میں زندگی موت کا سوال نہیں ہے. پریشر سے ڈیل کرنا اور ایک پازیٹیو پنشمنٹ کا کانسیپٹ, ایک نظریہ ہمیں شاید اپنے کریکولم میں, نظام تعلیم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے, اگر تو ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنا ہے. ایک مختصر بریک. افغان طالبان نے اسپرنگ آفنسو کا اعلان کیا ہے, اس کا کیا معنی ہوا, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ماضی قریب میں ہم نے اسی پروگرام میں جب بھی افغانستان کے حوالے سے بات کی تو بات ہوئی افغان امن مذاکرات کے حوالے سے, اور افغان امن مذاکرات میں خصوصاً ذکر آتا رہا اس 3 سے 4 ماہ کی اپرچونٹی کا ونڈو کا, جس کو ونڈو آف اپرچونٹی قرار دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک امکان, یہ ایک امید کی کرن ہے 3 سے 4 ماہ کی صورت میں, جس میں اگر اس مذاکرات کی بیل منڈے چڑھی تو شاید اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے, بصورت دیگر شاید کوئی بہت فائدہ حاصل کرنے کی گنجائش یا وقت باقی نہ رہے. اور خدشے کے مطابق اب بظاہر وہ ونڈو آف اپرچونٹی گزر چکی ہے. طالبان قیادت کی جانب سے اسپرنگ آفنسو یعنی بڑے پیمانے پر کارروائیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. طالبان قیادت کی جانب سے جاری ہونے والے پیغام کے مطابق ان کارروائیوں کا آغاز کیا جا چکا ہے, یعنی اسپرنگ آفنسو کا آغاز ہو چکا ہے. سو بنیادی سوال ہمارے سامنے کہ اس اسپرنگ آفنسو کے نتیجے میں ہم افغانستان میں خدا نخواستہ کیا کچھ ہوتا دیکھ سکتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ گزشتہ سال طالبان کی جانب سے یوں بھی بھرپور کارروائیاں کی گئی ہیں, اور اب یہ تازہ اسپرنگ آفنسو اس امن مذاکرات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, پاک افغان تعلقات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. سینئر صحافی ہیں اور بڑی گہری رکھتے ہیں افغان امور پر, طاہر خان صاحب. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو اولاً ہمیں یہ بتائیں, آپ کو حیرانی ہوئی اس آپریشن عمری جو کہ ان کے مرحوم بانی رہنما کے نام پر اب انہوں نے اسپرنگ آفنسو شروع کیا, اس کے اعلان کو سن کر, یا یہ آپ کی بھی توقعات کے مطابق ہے؟ حیرانی تو نہیں ہوئی. حیرانی اس وجہ سے تھوڑی سی ہے کہ ہر سال یہ جو موسم بہار کے آپریشن ہیں, کارروائیاں ہیں, یہ ہوتی ہے اکثر اپریل کے آخری مہینے میں. آپ جو سرچ میں اپریل کے آخری ہفتے میں, پٹھان ہوں ذرا معاف کیجیے گا کوئی تھوڑی سی, لیکن اس دفعہ انہوں نے آج یعنی 12 تاریخ کو کی ہے, تو اس وجہ سے حیرانی ہے کہ شاید طالبان کو بھی جلدی تھی کہ ان کا اعلان کیا جائے. دوسری بات ہے, میرے خیال میں انہوں نے افغانستان حکومت کے اندر جو سیاسی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے شاید انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت, کیونکہ ابھی امریکی وزیر خارجہ کا دورہ تو پرسوں ہی مکمل ہوا ہے اتوار والے دن, تو اس دورے کا بھی اصل مقصد یہی تھا کہ افغان حکومت کے درمیان لیڈروں کے, صدر اور چیف ایگزیکٹو یا منتظم اعلیٰ کے درمیان جو اختلافات بڑھ رہے ہیں مختلف موضوعات میں, تو ان کو دوبارہ ان کا معاہدہ یاد دلایا جائے, کیونکہ افغانستان میں یہ تاثر ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا ستمبر 2014 میں, جس میں 2 سربراہان کی قیادت میں حکومت بنی ہے, یہ ستمبر میں ختم ہونے والا ہے, تو حکومت غیر قانونی ہوگی. یہ تاثر, کیونکہ 2 سال میں 2014 سے ستمبر سے 2016 ستمبر تک پارلیمانی انتخابات بھی ہونے ہیں, لویا جرگہ بھی ہونا ہے, جس لویا جرگہ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے, اور چیف ایگزیکٹو کا عہدہ وزیر اعظم میں تبدیل ہونا ہے. پاکستان کا جو ایک موقف تھا کہ افغان حکومت کو, طالبان کو انسنٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے, کچھ مراد دینے, وہ درست ثابت ہو گیا, اور کچھ شرائط آئیں بھی طالبان کی جانب سے, کچھ رد عمل آیا بھی افغان حکومت سے. ذرا ہمیں بتائیے اس کا کیا بنا, وہ پروسیس رک گیا بیچ میں, ختم ہو گیا, کیا ہوا؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں مختصر زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا.
पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था। पाकिस्तान के बारे में तो मेरा तासुर है कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल भी है अफ़गान मसले के हवाले से। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान का सिरे से कोई डायरेक्शन ही नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमतों का, इस हुकूमत का भी, इससे पहले हुकूमतों का, वो अलग एक मसला है और अभी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये वाला मौक़िफ़ किसी हद तक इसलिए दुरुस्त था कि तालिबान को भी कोई ना कोई, अगर उसको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना भी है तो ऐसा कोई तासुर तो देना है ना अफ़गान हुकूमत ने कि जिसके ज़रिए से वो इनकरेज हो जाए, वो आ जाएँ। अच्छा, जो तालिबान क्या मांगते हैं, दफ्तर का उनको दोबारा खोलने की इजाज़त, ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपने एक बड़ा मकसद हासिल करना है, अमन, जंग का ख़ात्मा, तो छोटे छोटे मकासद के लिए वो नहीं है कि अगर और दफ्तर 2013 में उस वक्त खुला था जब साल कतर वाले से जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि 2 साल दफ्तर के शराइत पे अमरीकियों से, अफ़गान हुकूमत से बातचीत होती रही कि आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका की इजाज़त के बग़ैर कतर में दफ्तर खुल सकता था? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो दफ्तर का खुलना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हामिद करज़ई साहब ने उस पर एतराज़ किया, वो बंद हो, अभी तक बंद है। कैदियों की रिहाई वो मांगते हैं। कैदियों की रिहाई का मसला इसलिए बड़ा नहीं है कि अब अमेरिका ने 5 ग्वांटानामो से उनके बड़े रहनुमा रिहा किए अपने एक फ़ौजी के बदले में। पाकिस्तान ने 50 बड़े बड़े रहनुमा सदर करज़ई, साबिक़ सदर करज़ई के कहने पर रिहा किए थे, गो कि वो पीस प्रोसेस में शामिल नहीं हुए। आप ये शामिल कर लीजिए सवाल में, जब अफ़गान अमन मुज़ाकरात का वो माजी का किस्सा तो नहीं बना या बन गया है? माजी का किस्सा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद तालिबान ने यह ऑपरेशन ऐलान कर दिया है। मुमकिन है कि तालिबान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आकर मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ जाए। एक चीज़ मैं नहीं कर सका, वो तालिबान का एक और शर्त, फिर आपके सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया मुख्तर सा। वो कह रहे कि हमारे लीडरों के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट से जिस पे पाबंदियाँ हैं उससे हटाई जाए। ये भी कोई बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि तकरीबन 12 तक अहम तालिबान रहनुमाओं के नाम अफ़गान हुकूमत के कहने पे हटाए गए हैं। उसमें मुल्ला ज़ईद जो यहाँ वो सफ़ीर थे पाकिस्तान में, वो है, वो आजकल काबुल में है, कभी दुबई में। अब्दुल हकीम मुजाहिद थे, यहाँ सफ़ीर थे, वो बाहर है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है मुतसिमा गाजान, उसका नाम हट गया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा है, मुतवक्किल है। बहुत से नाम मैं यहाँ बता सकता हूँ। तो अगर कल अफ़गान हुकूमत ने यह काम किया था तो आज भी कर लेना, क्योंकि एतमाद के बहाली के बग़ैर अगर इक़दाम हो, तालिबान को ये डर है कि शायद उनमें एक नया दड़ा बन जाए। क्योंकि जो फाइटर्स हैं, जो जंगजू है, वो कहते हैं कि उनको अभी तक राज़ी नहीं कर सके हम। तो इस वजह से मेरे ख्याल में अगर कंसेशन थोड़ी सी दी जाए तो ये बुनियादी चीज़ जो पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान कहता है, और शायद चीन का भी यही मौका। बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब कह रहे थे बुनियादी तौर पर कि अफ़गान हुकूमत को वो जो एक पाकिस्तानी नज़रिया या मौक़िफ़ था कि इंसेंटिवाइज़ करने की ज़रूरत है तालिबान को टेबल पर लाने के लिए, शायद उसको दोबारा से संजीदगी से गौर करने का वक्त आन पहुँचा है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने के लिए